हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग की हेल्थ ठीक होंगी और आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है आज के सेशन में वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 2। ठीक है, तो अब इस पार्ट में हम सबसे डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एक्चुअली सबसे सो कॉल्ड डिफिकल्ट चैप्टर टॉपिक ऑफ द चैप्टर देखने वाले। सो कॉल्ड क्यों बोला? क्योंकि ये चैप्टर का टॉपिक जो है दिखने में इतना बड़ा दिखता है इतना सा है, कितना, इतना सा, इतना छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन इसको इतना बड़ा करके दिया है कि सब स्टूडेंट को लगता है हाँ क्या है ये। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में अच्छे से समझाने वाला हूँ और इतनी आसान भाषा में बताऊंगा कि भैया कसम से कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन लेकिन शुरुआत करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पार्ट 2। इसके अंदर मैं आपको एनिमेशंस भी दिखाऊंगा, तो आपको पता होगा आपका सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ द टॉपिक। ये सीबीएसई को तो है ही नहीं, सीबीएसई को तो डायरेक्ट 11 स्टैंडर्ड में। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड को 10 स्टैंडर्ड के लिए है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन, ये 3 चीजें सिखाने वाला हूँ। ओके, ये तीनों चीजें आप सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। चलिए ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हमारी जो पूरी बॉडी है इसका मेन जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स की वजह से हमारे जो भी बॉडीली फंक्शंस होते हैं उसमें अपने को मदद मिलती है। जैसे कि अपना डाइजेशन हो गया, उसके अंदर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप देखिए ये प्रोटीन्स को बनाने की यहाँ पे कोशिश चल रही है और ये प्रोटीन्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एक ऐसा अमीनो एसिड्स का एक सीक्वेंस चाहिए होता है। ठीक है, अब वो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस कहाँ से आएगा भैया, तो वो हम देखने वाले हैं। इसकी शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत होती है डीएनए से। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, अगर आपको याद होगा, कि हम डीएनए का कोई भी एक स्ट्रैंड को अगर लेते हैं या फिर एक सेगमेंट को लेते हैं तो उसे हम जीन कहते हैं। ओके, सो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि डीएनए मींस द होल थिंग और जीन मतलब उसका एक छोटा पार्ट। ओके, अब देखते हैं। With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. अपनी बॉडी में जो मेन स्ट्रक्चर है, अपना जो फंक्शनिंग है, जैसे कि हमारे जो डाइजेशन वगैरह है, ये सब के लिए जो है प्रोटीन्स की जरूरत होती है। और क्या होता है, ये जो आरएनए और डीएनए है ये मिलकर ये प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, सो आरएनए कह लीजिए, फिर जो जीन्स है जो कि डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ढेर सारे जीन्स को मिलाकर डीएनए बनता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इन सब से हमारा बॉडी का फंक्शनिंग चलता है। एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन को कैसे बनाया जाए, ये इंफॉर्मेशन इट इज स्टोर्ड इन द डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। ठीक है, बॉडी के लिए क्या नेसेसरी है कि जो प्रोटीन्स है, जितनी जरूरत है उतने प्रोटीन्स बनाए जाए, ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे डीएनए में स्टोर्ड होती है। कहां पे स्टोर्ड होती है बोलो? डीएनए में स्टोर्ड होती है। अब देखिए, दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए थ्रू द आरएनए। ठीक है, तो डीएनए डायरेक्टली ये प्रोटीन्स नहीं बनाता है, थ्रू द आरएनए बनाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। मतलब जो हमारा डीएनए रहता है, जो आरएनए रहता है, ये सारा पूरा जो सेटअप रहता है, इसे हम टोटल सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कहानी कहां से शुरू होती है। तो देखिए, mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on the DNA। अच्छा, अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होता है कि यार ये क्या बोल दिया तुमने। ओके, ओनली वन ऑफ द 2 strands of DNA is used in this process। अच्छा, अब हम थोड़ा सा फोटोज देखते हैं और उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती है ऐसी पैरेलल। ठीक है, लेकिन वो ऐसे घूमी हुई रहती है। लेकिन होता यह है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है। कौन सा बोलो? आरएनए पॉलीमरेज सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्शन में। ओके, तो ये क्या करता है, ये डीएनए को आके बाइंड कर जाता है, डीएनए के साथ चिपक जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो डीएनए ऐसे गोल गोल घूमा हुआ रहता है ना, वो ऐसे
पैरेलल हो जाता है और उसके ऐसे दो हिस्से हो जाते हैं, मतलब उसकी एक स्ट्रैंड अलग और दूसरी स्ट्रैंड अलग ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है। ओके, यहां तक तो समझ में आया होगा कि ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए से बाइंड कर चुका है और डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग अलग हो चुके हैं। अब देखिए होता यह है कि जो एमआरएनए इधर उधर घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या घूम रहा रहता है, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। तो ये जो मैसेंजर आरएनए होते हैं ये डीएनए की एक स्ट्रैंड के साथ जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसे चिपकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए की एक स्ट्रैंड होगी उसके ऊपर कुछ तो सीक्वेंस में क्या कहते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस लगे होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो पहले डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती है, एक होती है कोडिंग स्ट्रैंड, एक होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, हमें अभी स्टडी करना है किसके बारे में, टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में। टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या मतलब होता है, अच्छा आपने कभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है कंप्यूटर पे, ठीक है, पीपीटी जिसे हम बोलते हैं, आपने बनाई है कभी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपका जो पेपर का डिजाइन है, जैसे यहाँ पे मैंने डिजाइन लिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा पीछे जो बैकग्राउंड में डिजाइन, ठीक है, तो ये जो डिजाइन है ये आपको पहले से मिलता है, दिस यू कैन नॉट क्रिएट बाय योरसेल्फ, करेक्ट, लेकिन जो अंदर का कंटेंट है वो आप खुद बनाते हो, जैसे कि मैंने ये सब फोटोज वगैरह आपके लिए बाहर से लाके चिपकाई है, तो इसलिए ये सब जो है जो हमारा बैकग्राउंड में रहता है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं, जो पहले से रेडीमेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो वहां पे रेडीमेड है और उन्हें डुप्लीकेट कर सकते हैं कहीं और पे, ठीक है, कहीं और जाके इनको डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब देखिए होता ये है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि बीच में से यूरासिल भी कूद जाता है, आरएनए भी कूद जाता है, सब कुछ एक साथ हो जाता है, ठीक है, सब कुछ एक साथ हो जाता है, लेकिन अब दोनों चीजें अलग अलग करके सीखेंगे। पहली बात यह है कि जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए है, वो आके वहां पे बन जाता है। वो कैसे बन जाता है, क्योंकि जो हमारा जो ये, एक मिनट मैं थोड़ा सा पेज को साफ कर लूं, ठीक है, पेज को साफ करेंगे तो आसानी से सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो है ये तो अलग हो चुका है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब क्या हुआ है, इसके जो नाइट्रोजनस बेसिस नीचे लगे हुए हैं ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थाइमिन लगा हुआ है, यहाँ पे एडेनाइन लगा हुआ है, यहाँ साइटोसाइन लगा हुआ है, यहाँ थाइमाइन लगा हुआ है वापस, फिर यहाँ पे एडेनाइन लगा हुआ है, ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात चल रही है, जो नीचे वाला स्ट्रैंड है। ओके, अब होता यह है कि इधर उधर जो घूम रहे होते हैं, क्या घूम रहे होते हैं, और भी ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ही घूम रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस आकर इसको चिपकने लगते हैं। समझ में आया? तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है बाकी के, वो इसको आके चिपकने लगते हैं। जैसे अब यहाँ पे थाइमिन है तो जो एडेनाइन है वो आके इसे चिपक जाता है। ओके, ये घूम रहे हैं न्यूक्लियस पे, ऐसे ही घूम रहे थे रैंडमली, और ये आके इसको चिपक जाते हैं क्योंकि इनको तो जगह मिल गई, वाओ हमें तो जगह मिल गई, हम जाके चिपक जाएंगे। ओके, तो ये आके चिपक जाते हैं। अब थाइमाइन के साथ एडेनाइन चिपक जाता है, फिर एडेनाइन के साथ यूरासिल। अब यूरासिल क्यों? क्योंकि अभी हम उनको क्या फॉर्म करना है, आरएनए फॉर्म करना है। आरएनए में थाइमाइन होता है क्या रे? नहीं होता, तो इसलिए यूरासिल आके चिपकता है। ओके, सो यूरासिल चिपकता है एडेनाइन के साथ, फिर यहाँ पे साइटोसाइन के साथ गुआनाइन चिपकता है, फिर थाइमाइन के साथ एडेनाइन चिपकता है, फिर एडेनाइन के साथ यूरासिल चिपकता है। अब ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, आपको सीक्वेंस लर्न करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। बस आपको याद ये रखना है कि थाइमाइन की जगह क्या चिपक जाता है, यूरासिल चिपक जाता है। इतना आसान काम है, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक ऐसी जगह आती है जहां पे ये सब चिपकना बंद हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे चिपकना बंद हो जाता है, तब ये तीनों चीजें अलग अलग हो जाती है। कौन सी तीनों चीजें? जो डीएनए है वो अलग, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अलग, और जो आरएनए बन गया है, हमारा जो नया आरएनए बन गया है वो अलग हो जाता है। ओके, तो तीन चीजें बन जाती है। पहली बात तो डीएनए एज इट इज रहता है, जो डीएनए अलग अलग हो गया था ना, बस वहां से आरएनए निकल चुका है तो वो वापस एक साथ हो जाता है और वापस कॉइल हो जाता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज भी गया, आरएनए भी गया, तो इसलिए डीएनए पहले जैसा वापस हो जाता है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज गया भाड़ में, और उसके बाद आरएनए हमारे काम की चीज है। अब यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके, तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पे भी सेम है। सेंट्रल डोग्मा का मैंने सिर्फ बताया कि डीएनए और आरएनए को मिलाकर सेंट्रल डोग्मा बनता है। अब देखिए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। ओके, एक वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा सा है यहाँ पे, और आप इसे जरूर देख के कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइए, बस ये लोड हो जाए। रुकिए, शुरुआत से दिखाऊंगा ना आपको, ठीक है। इसे फुल स्क्रीन कर ले, जरा 3D इफेक्ट आएगा। शुरुआत से हो जा भाई।
शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाते चलूंगा ना क्या है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि जो प्रोटीन्स है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ओके, इतना बता रहे हैं यहाँ पे। ये जो प्रोटीन्स है इनको बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, तो ये होती है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए दिख रहे हैं आपको, करोड़ों डीएनए यहाँ पे, ठीक है। डीएनए के अंदर, डीएनए में जीन होता है, ठीक है, जीन एक पार्ट होता है उसका। ओके, ये देखिए अभी ये हाई लेवल की भाषा, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन होता है, बस इसका मतलब इतना ही है कि प्रमोटर रीजन में ये सब शुरू होता है और टर्मिनेटर रीजन में सब कुछ खत्म होता है ट्रांसक्रिप्शन का। इससे प्रोटीन बनता है, कैसे बनता है वो हम अभी सीखने वाले हैं। पहला प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। थोड़ा सा हटा लो। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। एक मिनट जरा पीछे ले लेते हैं। देखिए आप क्या हो रहा है कि ये जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स है ये आके यहाँ पे चिपक रहे हैं और ये सब जुड़ते जा रहे हैं, जिससे कि मैसेंजर आरएनए तैयार हो रहा है। दिख रहा होगा आपको, अब चीजें दिखनी शुरू हो गई होंगी, है कि नहीं। देखिए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, देखिए डीएनए है, इसे एक टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है, मतलब इसका डुप्लीकेट बनाने वाले। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज आया, अब ये स्टेज के बारे में बता रहे हैं, दैट इज नॉट सो हेल्पफुल। देखिए ये आ गया, आरएनए पॉलीमरेज चिपक गया डीएनए को। अब देखिए क्या होगा, देखिए आसपास में क्या क्या तैर रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। ओके, जो डबल हेलिक्स है वो खुल जाता है और ऐसे हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे स्लाइड करता रहता है और उसी दौरान क्या होता है, ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस है ये सब पेयर अप हो जाता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस नाम का एक शब्द आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस का मतलब इतना ही होता है कि एडेनाइन के साथ क्या आएगा, ये एडेनाइन के साथ हमेशा थाइमाइन ही आएगा और साइटोसाइन के साथ हमेशा गुआनाइन ही आएगा। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ थाइमाइन की जगह यूरासिल है, वही फर्क है, तो एडेनाइन के साथ यूरासिल आएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया एज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मतलब दोनों चीजें हमेशा पेयर होती है, इसका एक रूल होता है जो आपने पिछले साल सीखा हुआ है, उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कहते हैं। ओके, 1 मिनट, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनता जा रहा है। अब ये टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे ये सब स्टॉप हो जाता है और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये अलग हो जाता है। समझ में आ गया, ऐसे अलग अलग हो जाता है और ये वापस वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ लिया जाए और उसके बाद हम आगे का वीडियो देखेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो यार, आपका ही तो है, दबाओ दबाओ। और अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी करके बता देना मुझे। चलिए अब बढ़ते आगे, जो कि है ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है। ट्रांसलेशन में होता यह है, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया था ना यहाँ पे हमारी थ्योरी। देखिए mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA। ठीक है, डीएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके हिसाब से mRNA बनता है, क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस है वो तो वैसे ही चिपकेंगे जैसे डीएनए के ऊपर सीक्वेंस है कि नहीं। अगर डीएनए के ऊपर पहले ए है, फिर जी है, फिर टी है, फिर ए है, फिर जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, मतलब जो नाइट्रोजनस बेस आके उसके ऊपर चिपकने वाले हैं वो भी उसके हिसाब से ही चिपकेंगे,
करेक्ट। तो इसलिए जो सीक्वेंस है वो अलग अलग होता है फॉर अलग अलग प्रोटीन्स, ठीक है। अलग अलग प्रोटीन्स के लिए ये जो सीक्वेंस है ये अलग अलग होता है, ओके। अब देखिए क्या है, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। तो देखिए जैसे डीएनए होता है बराबर उसका उल्टा होगा एमआरएनए पे, करेक्ट। अगर डीएनए पे ए और उसके बाद जी उसके बाद टी दिया है, तो जो एमआरएनए है उसके अंदर हमेशा यू उसके बाद सी उसके बाद ए आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा उल्टा होता है, ओके। भले आपको आधी बातें मेरे बोली हुई अभी अभी समझ में ना आई हो, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा जो मैंने अभी तक पहले बताया था। देखिए बिसाइड्स देयर इज यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन ऑफ डीएनए, ठीक है। सिर्फ डीएनए में जो थाइमाइन होता है उसकी जगह आरएनए में यूरासिल है, बस उतना ही फर्क है। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यहां से जो आरएनए हम बना रहे हैं इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। अब देखिए ट्रांसलेशन में मेन चीजें क्या क्या है। द एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन द साइटोप्लाज्म। अब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, जो एमआरएनए हमने न्यूक्लियस में बनाया था, मतलब जो डुप्लीकेट करके बनाया था उस डीएनए में से, वो जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस के बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ गया है, ओके। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम द डीएनए। तो डीएनए का जो मैसेज था उसका उल्टा, मतलब कोडेड मैसेज मतलब क्या, वो ही मैसेज है बस उसे उल्टा करके लाया है, करेक्ट। वो ही मैसेज है बस उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लेके आया है, ओके। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब देखिए क्या है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनते हैं, और अब ये अमीनो एसिड्स कहाँ से आएंगे, ये अमीनो एसिड्स के लिए जो मैसेज होता है वो उस कोड में होता है, ठीक है। उस कोड के अंदर मैसेज होता है कि अमीनो एसिड्स को कैसे हमें अरेंज करना है, ओके। अब देखिए आपको एक चीज यह पता होनी चाहिए कि अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, ट्रांसफर आरएनए के पास होते हैं। The code for each amino acid consists of 3 nucleotides, ठीक है। तो हर एक अमीनो एसिड, देखिए बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मिलाकर एक चेन बनती है, लेकिन हर एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड होता है, ठीक है। मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस जो अपना एमआरएनए, ठीक है, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो हमारा यहाँ पे एमआरएनए बना था, राइट, इसके ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे बहुत सारे रहेंगे, ओके। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर हमें एक अमीनो एसिड बनाना है, अगर हमें एक अमीनो एसिड चाहिए तो उसके लिए जो कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होता है। फिर जो दूसरा अमीनो एसिड होगा उसके लिए वापस 3 न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। फिर उसके बाद जो अगला अमीनो एसिड है उसके लिए वापस 3 न्यूक्लियोटाइड्स में कोड होता है, ठीक है। और इस कोड की वजह से पता चलता है कि कौन सा अमीनो एसिड हमें चाहिए, ओके। कौन सा अमीनो एसिड हमें चाहिए इसके अंदर, वो इस कोड के वजह से पता चलता है, ओके। सो ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ, The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as triplet codon. तो जो ट्रिपलेट कोडॉन है इसका क्या मतलब हुआ कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए जो कोड चाहिए होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड में होता है, और उन तीनों न्यूक्लियोटाइड को एक साथ मिलाकर एक ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है, या फिर सिर्फ कोडॉन कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो देखिए ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंटिन्यू होते जाते हैं, इस साइड पे कंटिन्यू होते जाते हैं, करेक्ट। सो थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं इसके अंदर। एज पर द मैसेज ऑफ द ऑन द मैसेंजर आरएनए अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए जो है वो अपने साथ अमीनो एसिड लेके आता है, और जैसा मैसेंजर आरएनए का मैसेज उसी तरह से वो ट्रांसफर आरएनए जो है अमीनो एसिड्स देता है। देखिए आपको थोड़ा सा मैं फिगर पे लेके आता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा एमआरएनए, नीचे आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। अब देखिए अगर हम देख ले कि यहाँ पे ए ऐसा ट्रिपलेट कोडॉन है, ठीक है। तो ए ऐसा अगर ट्रिपलेट कोडॉन है तो उसके साथ एक टीआरएनए आके जुड़ने वाला है, लेकिन ये टीआरएनए कौन सा होगा, उसके नीचे वाले जो 3 रहेंगे। देखिए टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, टीआरएनए के स्ट्रक्चर में मैंने आपको पिछले सेशन में दिखाया था कि नीचे वाली साइड पे ये रहते हैं, अपने न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, ओके। तो देखिए जैसे एमआरएनए पे ए ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडॉन है, तो उसका एक अपोजिट कोडॉन आएगा, एंटी कोडॉन आएगा, ठीक है। मतलब यू, क्योंकि ए के साथ यू पेयर होता है, करेक्ट। तो यू वाला जो टीआरएनए होगा वो टीआरएनए आके उस ए वाले कोडॉन के ऊपर आके बैठ जाएगा,
ठीक है। और फिर क्या होगा, ये जो इसके ऊपर है ये क्या है, ये है हमारा अमीनो एसिड। अब इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है वो सब आपके काम करनी है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला ऐसा वाला कोडॉन होता है। ओके, अगले वाले कोडॉन में अगर GAU ये वाला मैसेज दिया हुआ है, तो GAU अगर दिया हुआ है तो उसके अपोजिट वाला जो tRNA होगा वो आके चिपकेगा। मतलब अगर एक tRNA में CUA, ठीक है, G के साथ C आता है, A के साथ U आता है, A के साथ U आता है, बराबर, तो उसका बराबर उल्टा वाला जो tRNA है वो आके इसको चिपक जाएगा, इस वाले ट्रिपलेट कोडॉन को। समझ में आ गया? तो दोनों बन गए ऐसे, tRNA जो है वो मैसेंजर आरएनए को आके चिपक जाते हैं। अब होता ये है कि जो ये दोनों जो tRNA है ये अपने साथ जो प्रोटीन्स लाते हैं, ये प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ, प्रोटीन्स बोल रहा हूं मैं, अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब समझ में आ गया आपको? मेन चीज समझ में आई मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा mRNA है उसके ऊपर जो ट्रिपलेट कोडॉन्स दिए हुए हैं उससे मैचिंग वाले एंटी कोडॉन्स रहते हैं। एंटी कोडॉन्स मतलब ही उसका जो अपोजिट है, मतलब AAA के साथ UUU आके जुड़ेगा। ये आपको पता है, एडेनाइन के साथ यूरासिल जुड़ता है, तो AAA का एक ट्रिपलेट कोडॉन है तो उसके साथ हमेशा 3 यूरासिल वाला एक ट्रिपलेट कोडॉन आके जुड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है जो अपोजिट होता है इससे, उसे हम एंटी कोडॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है जो मैसेंजर आरएनए पे है इसे हम कहेंगे कोडॉन, और ये जो ऊपर वाला है जो टीआरएनए पे होता है इसे हम कहेंगे उसका एंटी कोडॉन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही होगी, तो भी मैं जितना हो सके उतना मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है, फॉर दिस पर्पज द tRNA हैज एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। मतलब mRNA में जो कोडॉन होगा उससे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, उसका उल्टा सीक्वेंस है। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या होता है भैया, ये जो tRNA है ये mRNA के पास आ रहे हैं और इसको अमीनो एसिड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इतना आसान चीज है ना ये, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे ना, हम थोड़े ना भाग के जा रहे हैं भैया, वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे क्या है ये। अब देखिए ये सब अलग अलग हो चुका है। अब ये mRNA आपको दिख रहा है, अब ये आप छोड़ दो, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये आपकी काम की चीज नहीं है। आगे लो आगे लो। अब ये हमारा mRNA आ गया। ओके, अब ये न्यूक्लियस के बाहर जा रहा है और साइटोप्लाज्म में आ रहा है। ओके, आ गया साइटोप्लाज्म में। अब देखिए क्या हो रहा है, अब इसके अंदर आपको ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स दिख रहे होंगे, इनके नाइट्रोजनस बेस दिख रहे होंगे, करेक्ट? 3 लेटर कोड जिसे हम कोडॉन कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप GCA वाला कोडॉन है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है। अब ये सब आप छोड़ दो, आपके काम का नहीं है। अब ये स्टार्ट कोडॉन होता है और एक स्टॉप कोडॉन होता है। ठीक है, ये आपको जो यहाँ पे बताया था ना, एक मिनट, तो स्टार्ट कोडॉन से क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का ये शुरू होता है, और स्टॉप कोडॉन पे क्या होता है, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? ऐसा होता है। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, देखिए नीचे से क्या आ रहा है, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, मतलब राइबोसोम का एक छोटा हिस्सा आ रहा है नीचे से, और उसके आगे से क्या होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है tRNA पे हमारे। ओके, दिस इज आवर ट्रांसफर आरएनए और इसके ऊपर ये अमीनो एसिड प्रेजेंट है, और यहाँ पे एंटीकोडॉन होते हैं। एंटीकोडॉन मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आके देखिए ये जुड़ गया देख रहे हैं आप, ट्रांसफर आरएनए आया और ये जो एंटीकोडॉन और कोडॉन है इनके बीच में प्यार हुआ। इन्होंने देखा कि ये दोनों एकदम परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, और क्या हुआ, ये आके जुड़ गया। ठीक है, क्या आ गया, tRNA आया और mRNA पे आके जुड़ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे U के साथ A जुड़ा है, A के साथ U जुड़ा है, C के साथ G जुड़ा है। ठीक है, ये आपको बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपको फटाफट आ जाएगा, है कि नहीं? अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है,
अब ये हमारा राइबोसोम का दूसरा बड़ा वाला हिस्सा आ गया और ये मिलकर एक राइबोसोम बन गया। ओके, तो नीचे था हमारा स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, उसके बाद क्या हुआ, एक टीआरएनए आ गया यहाँ पे, और उसके बाद लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये पूरा राइबोसोम बन चुका है और अब इस प्रोसेस की शुरुआत होगी। अब देखिए क्या होता है। अब इसे हम ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, अब इसके अंदर सारा ट्रांसलेशन का काम होता है। अब देखिए इसके अंदर 3 रीजन होते हैं, एक होता है ई रीजन, एलोंगेशन रीजन, एक होता है यहाँ पे पी रीजन, एक होता है यहाँ पे ए रीजन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक टीआरएनए दूसरा वाला आ गया। ठीक है, एक दूसरा वाला टीआरएनए उस साइड से आ गया, फिर उसके आगे देखिए क्या होगा। ओके, ये भी वैसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि यहाँ पे एक कोडॉन है और उसके उल्टा वाला ये एंटी कोडॉन है। ये आ गया, ये जुड़ गया, आ जाना भाई, जुड़ जा फटाफट। हाँ, ये देख लिया आपने, ये जुड़ गया यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा। अच्छा, अभी अभी जो ये हुआ ना, अभी जो ये इस साइड से इस साइड आ गया ना, कूद गया ना, ये इससे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। भैया ट्रांसलोकेशन तो बड़ी आसान चीज है, ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, बस वो जो अमीनो एसिड इस आरएनए टीआरएनए का था, वो इस टीआरएनए के अमीनो एसिड के साथ जुड़ गया, इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बस आपका काम ट्रांसलोकेशन का भी हो गया। ओके, तो अब देखिए अब क्या होगा। अब क्या होता है कि ये जो है ना, ये वाला जो हमारा पूरा राइबोसोम है, ये आगे शिफ्ट कर जाता है, और आगे शिफ्ट करने की वजह से ये ई रीजन पे आ जाता है, और जब ई रीजन में आ जाता है तब ये यहाँ से उड़ जाता है, और ये उड़ते उड़ते यहाँ से दूसरा वाला आ जाता है। देखिए अब क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये उड़ गया, और ए साइड पे एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए आके बैठ गया। उसके बाद ये आ गई, चेन आगे बढ़ गई, ये ऊपर आ गया, ये आया, इसका ये अमीनो एसिड आके यहाँ पे चिपक गया, ये टीआरएनए यहाँ से उड़ गया, ये आ गया। अब देखिए, अब ये सब पूरा प्रोसेस होने के बाद, ये पूरा प्रोसेस इन्होंने एक्चुअली फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। जब इतना बड़ा ऐसे अमीनो एसिड का ऐसा चेन बन जाता है, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है कि रुकिए आप देखिए, यहाँ पे एक स्टॉप कोडॉन आ जाता है, और उस स्टॉप कोडॉन के ऊपर ये वाली चीज आ जाती है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका नाम आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, लेकिन क्या हो जाता है, ये जो पूरी की पूरी हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई थी, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब ही अमीनो एसिड्स की जो चेन बन गई थी, ये यहाँ से उड़ जाती है। ठीक है, और ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो थोड़ा सा हम सिर्फ एक बार डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, और फिर आज का सेशन बस खत्म करेंगे हम। ओके, सो फ्रॉम करंट स्लाइड। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, तो ट्रांसलेशन मैंने बता दिया। अब उसके आगे देखिए, ट्रांसलोकेशन क्या है भैया। ट्रांसलोकेशन है द अमीनो एसिड्स ब्रॉट बाय द टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, और इनको मिलाकर हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। बस इतना ही है। ओके, विद द हेल्प ऑफ द आरएनए। तो जो आरएनए था ना, हमारा जो आरएनए था, मतलब जो राइबोसोमल आरएनए था, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो पेप्टाइड है, इसकी वजह से ये सब जो अमीनो एसिड्स है, इनके बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं, और ये अमीनो एसिड की पूरी चेन बन जाती है। During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end. तो जो हमारा नीचे वाला mRNA था, उसका एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ये राइबोसोम जो है ये आगे चलता जाता है, ये आगे चलता जाता है by the distance of one triplet codon। मतलब एक ट्रिपलेट कोडॉन का काम हुआ कि एक ट्रिपलेट कोडॉन का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही आगे बढ़ता है, फिर वहां का काम हुआ कि और आगे बढ़ता है, फिर वहां का काम हुआ और आगे बढ़ता है। समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन, लोकेशन मतलब जगह, तो ट्रांसलोकेशन मतलब ये जो राइबोसोम है ये अपनी जगह बदल रहा है। ओके, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो देखिए 3 चीजें सीखी आज के सेशन में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन।
ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है भैया? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो शुरुआत में हमारा जो डीएनए है, उस डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज की वजह से होते हैं। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो आके वहां से बाइंड कर जाते हैं डीएनए के साथ, और उसकी वजह से क्या होता है? डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स इधर उधर घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस में, वो आके उस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे चिपक जाते हैं। ओके, और वो चिपक के एक चेन बना देते हैं, और वो चेन ये जो हमारा डीएनए था उससे बाहर आ जाती है, और उसी चेन को हम एमआरएनए कहते हैं। ठीक है, आरएनए बन गया वहां पे। ओके, और उसके बाद क्या होता है? देखिए, जो मैसेंजर आरएनए है वो बाहर जाता है और वो न्यूक्लियस के बाहर निकल जाता है, और न्यूक्लियस के बाहर निकलने के बाद क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर निकलने के बाद जो हमारा टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, वो आता है। अब ये क्यों आता है? देखिए, नीचे एक स्मॉल राइबोसोमल यूनिट आ जाता है, किधर? एमआरएनए। ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए था ये स्ट्रेट वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए था उसके नीचे से ये स्मॉल राइबोसोमल यूनिट आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है? जो टीआरएनए है वो आके इसको चिपक जाता है, और उसके बाद क्या होता है? जो बड़ा वाला हमारा लार्ज राइबोसोमल यूनिट था वो आके चिपकता है, और उसके बाद क्या होता है? जो टीआरएनए है वो वहाँ पे वो ये जो हमारा राइबोसोम पूरा बन चुका है, अभी लार्ज और स्मॉल को मिला के हमारा पूरा राइबोसोम बन चुका है। ये एक स्टेप आगे चलेगा, और उसके बाद क्या होगा? जो एक और टीआरएनए है वो आके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, और फिर यह वाला जो टीआरएनए है ये अपना अमीनो एसिड इसको दे देगा, और ये वाला टीआरएनए उड़ जाएगा। और उसके बाद एक और टीआरएनए आएगा, क्योंकि जो राइबोसोम है वो हिलता जा रहा है, तो इसलिए उसमें जगह बनती जा रही है, और टीआरएनए भी उड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए जगह बदल रही है और जगह बन भी रही है, तो इसलिए और एक टीआरएनए आता है, वहां पे जुड़ जाता है, और जो दूसरा वाला टीआरएनए था वो तीसरे वाले टीआरएनए को, वो जो दो उसके पास अमीनो एसिड थे वो दे देता है। तो अब कितने बन गए? 3 अमीनो एसिड की चेन बन गई। ओके, एक और टीआरएनए आता है, एक और अपना जो ये रहते हैं अमीनो एसिड है उसको बॉन्ड करते हैं, और अभी 4 अमीनो एसिड की चेन बन गई। ऐसे चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और हर एक प्रोटीन की अपनी एक अलग अमीनो एसिड्स की चेन होती है। ठीक है, और उसके हिसाब से ये सब चलता है। तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि दोस्तों आप लोगों को सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10 का मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। ठीक है, मेरे चैनल पे ही है, मतलब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ आप, उसमें मिल जाएगा, और उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 3-4 एनिमेटेड वीडियोस आपको दे के रखे। ओके, सो वो जरूर देख लेना, आपके लिए जो है ये सब समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वहां पे सारे वीडियोस आपको देखे रखे मैंने, और मैं कल वापस आऊंगा, कल और भी आपको चीजें बताऊंगा, और आपको कल एक्चुअली परसों, ठीक है, तो और भी चीजें बताऊंगा आपको, और भी ज्ञान दूंगा। और आपको अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज 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 वो लाइक का बटन दबा दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, उनको तो भी तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये चीज मुझे पता है 60 to 70% लोगों को तो समझ में ही नहीं आती। इवन मुझे समझने को 2 दिन लगे थे, 2 दिन बोला मैं, ठीक है, 2 दिन। वही चीज मैंने आपको आधे घंटे में सिखाई है यार प्लीज शेयर कर दो प्लीज। ठीक है, तो चलिए अच्छा, एक चीज आपको बतानी रह गई, सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ठीक है, ऐसी कई सारी जो अमीनो एसिड की चेन होती है वो एक साथ आती है और जो है प्रोटीन्स बनाती है। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर अपीयरेंस टू। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, उसकी बॉडी के फंक्शंस कैसे चलेंगे, ये सारी चीजें जो है प्रोटीन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो मुझे लगता है आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, कहीं जाइएगा मत प्लीज, 1 सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, ओनली 1 सेकेंड। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ बस। ओके, बस 1 ही मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे, हाँ, तो ये आ गया। अरे कहाँ पे है? ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं आप। ओके, और अगर आपको ये क्या कहते हैं एनटीएससी के लिए प्रैक्टिस पेपर चाहिए हो, या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं @sanketmaniar5578@gmail.com। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कुछ अच्छा समझ में आया हो तो। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई एम टेकिंग लीव नाउ एंड बाय बाय।